तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने नोट्स, मेरी सीजीएल के नोट्स। मैंने सारी अलग अलग कॉपी बना ली थी अपनी पढ़ाई के लिए। सब में नोट्स बना रखे हैं। एक मैथ्स का हो गया, एक जीके का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया। रीजनिंग की मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, रीजनिंग की मुझे जरूरत नहीं पड़ी नोट्स बनाने के लिए। मेरे इजी लगता था मुझे रीजनिंग। मैं वन बाय वन आपको ये अपनी सारी कॉपीज दिखाऊंगी और मैं कैसे नोट्स बनाती थी। तो जो पहले तो ये देख लो कि जैसे जो भी आप सब्जेक्ट है, सब जैसे जीके की कॉपी है, जीके के इसमें पार्ट्स डिवाइड कर लो। मतलब कि एक स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसमें ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कर रखे हैं चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपने जीके के नोट्स दिखाती हूँ। तो जीके में जैसे केमिस्ट्री के नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं। इसमें मैंने अलग अलग सेक्शंस बना रखे थे। जैसे ये बायोलॉजी का सेक्शन है, यहाँ पे सारे बायोलॉजी के हैं नोट्स। उसके बाद कुछ पेज की छोड़ के यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं। ऐसे मैंने अपनी कॉपी को डिवाइड कर रखा था डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। तो ये जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, कलर ऑफ कैरेट्स इज ड्यू टू कैरेटीन, ठीक है। इसमें रिलीज कौन सी होती है भोपाल के ट्रेजेडी में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये सारे एसएससी रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं जो एसएससी पूछती है। वो सारी मैं फटाफट इसमें से रिवाइज कर लेती थी। इसके अलावा अगर मैं बायोलॉजी की दिखाऊं, बायोलॉजी में भी सिमिलर बना रखी है मैंने। द नंबर ऑफ वोकल कोड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कलर ऑफ ह्यूमन स्किन, ऐसे करके सारे नोट्स बना रखे हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना रखे हैं। हाँ, ये जो प्लेन पेज है इसके बारे में मुझे आपको बताना था कि आप जब भी कोई सेक्शन है उसके बाद, ये मेरा स्टैटिक का सेक्शन है। स्टैटिक में मैंने फेस्टिवल एंड डांस के ऊपर बना रखी हैं। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि किस पार्ट में कौन से आर्टिकल हैं और वो किसके ऊपर बातें हो रही है। ये पूरा लिखा है, फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़ना है आपको हर सेक्शन के बाद या फिर हर टॉपिक के बाद आप एक ब्लैंक स्पेस छोड़ो। क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बाद में पढ़ी है और वो आपको याद आ रही है, तो आप उसको ऐड कर सको। या फिर आपको कुछ समराइज करके पैराग्राफ में कुछ लिखना है तो आप उसको लिख सको। तो 1 या 2 पेज आप अपने सब सेक्शंस के बाद आपको ऐसे छोड़ने हैं। यहाँ पे देखो मैंने बैंकिंग की नोट्स बना रखे हैं, जो भी फुल फॉर्म आती हैं एग्जाम में बैंकिंग से रिलेटेड। नेशनलाइज इन 1949, ये सब मैंने नोट कर रखा है। इसके बाद मैंने फिर एक पेज छोड़ा है अगर मुझे कुछ और ऐड ऑन करना है। एंड देन यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट करी है। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हो, जैसे आपको बोरिंग नहीं लगे आपने नोट्स। तो मैं ऐसे कुछ डिफरेंट कलर्स यूज करती थी अपने नोट्स बनाने में। वैसे मोस्टली गर्ल्स ऐसे करती हैं, बॉयज ऐसे प्रेफर नहीं करते, बट बिलीव मी अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको खुद पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जब भी आप रिवाइज करोगे आपको बहुत मजे आएंगे पढ़ने में। तो ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये मैंने नोट कर रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनको मैं हाईलाइट कर देती थी, जो से मुझे वो याद रहे मैं उनको पढ़ लूँ। वो सब मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखा है। फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद ये है मेरी हिस्ट्री के नोट्स। हिस्ट्री में भी मैंने डिफरेंट कलर्स से डिफरेंट ये पूरा टाइमलाइन बना रखी है। रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन एरा। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स, जो भी मुझे पॉइंट्स नोट करने हैं उनको हाईलाइट करना है, जो मुझे टर्म्स याद रहें। ये मॉडरेट लीडर्स कौन से थे, ये सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं। जो भी नाम होते थे ऐसे मैं हाईलाइट कर लेती थी, पिंक कलर से नाम हाईलाइट कर रखे हैं मैंने। जेएल नेहरू, ये सारे नाम याद रहे मुझे। ऐसे ये टॉपिक वाइज नोट्स हैं। इसके बाद मैंने एक पेज छोड़ा है अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना है तो। एंड देन एक्सट्रीमिस्ट फेज के नोट बना रखे हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके संग ईयर भी लिखा हुआ है और इसके कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाइस रॉय आ जाता है तो मैंने वाइस रॉय नोट कर रखा है। लखनऊ पैक्ट आता है,
अगस्त डिक्लेरेशन, यहाँ पे गांधीयन एरा से रिलेटेड सारे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारे, और इसके ईयर, इनसे रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर रखे हैं। तो हाँ, एक बार तो मेहनत लगेगी जब आप ये नोट्स बनाओगे, बट जब आप ये नोट्स बना लोगे उसके बाद आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट इसमें से जब भी चाहो रिवाइज कर सकते हो, और ये बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं लगेगा। आपके माइंड में आपकी कॉपी पूरी छप जाएगी, जैसे हंटर कमीशन के बाद आपको खुद याद आ जाएगा कि यहाँ पे 1920 लिखा था, उसके हंटर कमीशन के नीचे फिर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जो 1920 है तो 1922 होगा, ऐसे करके आपको पूरी याद आ जाएगी अगर आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए होंगे तो। मिशन कमीशन वन बाय वन ईयरली बेसिस पे ये लिखा हुआ है, 1947 27 है तो उसके बाद 28 का लिखा हुआ है पूरा। और बस मैं ये नोट्स ही रिवाइज कर लेती थी, यही मेरे लिए इनफ होता था, और बहुत जल्दी ये नोट्स रिवाइज हो जाते थे। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जो भी मैं कॉपी में वर्क करती थी, जो भी मैंने बहुत सारी कॉपी खत्म करी है प्रैक्टिस कर करके, तो मैं उसकी स्टार्टिंग के पेज में ये लिखती थी, कंसिस्टेंसी इज द की। और मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए, एसएससी को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसलिए मैं ये हर कॉपी के आगे लिखती थी, और मैं ये याद रखती थी कि अगर मैं कंसिस्टेंटली वर्क करूंगी तो मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं करती थी कि एक एक दिन तो मैंने 4 घंटे वर्क कर लिया, 4 घंटे पढ़ाई कर ली, और दूसरे दिन नहीं करी, तीसरे दिन नहीं करी, फिर मैं 5 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। इसकी वजह मैं कोशिश करती थी कि मैं डेली पढूं, कम से कम 2-3 घंटे अगर मैं मैथ्स की लगा रही हूँ तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए था। कभी कभी क्या होता है, आपका मन नहीं करेगा कि आज क्वेश्चंस लगाने का मन नहीं करा, पर एक बार आप स्टार्ट करो कि चलो अगर मुझसे 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मैं 10 क्वेश्चन लगा लूंगा, पर मुझे लगाना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो आप जब 10 क्वेश्चन लगाओगे इसके बाद आपका खुद मन करेगा कि चलो 10 लगा लिए तो 10 और लगा लेता हूँ, 20 और लगा लेता हूँ। ऐसे आप धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ा लोगे। पर ऐसे मत करना कि आपने एक दिन पढ़ाई करी है उसके 2 दिन बाद आप पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर से आपको याद आया कि अरे यार मैंने 2 दिन से पढ़ा नहीं है तो आप 5 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना। तो हाँ, मैं इसलिए आपको बता रही थी कि जो भी मेरी कॉपी होती थी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें मैं फ्रंट पेज पे ये लिखती थी, कंसिस्टेंसी इज द की। क्योंकि जब भी मैं कॉपी खोलूं तो मुझे यही दिखे और मेरे माइंड में बस यही रहे कि मुझे कंसिस्टेंटली अपने ऊपर वर्क करना है। ऐसे ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं, इसमें मैंने नोट कर रखा है इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज। यहाँ पे सारी इंक्रीज परसेंटेज लिखी हैं, और यहाँ पे मैंने कॉमनली यूज डिक्रीज परसेंटेज लिखी हुई है। जैसे 1/1 है तो 1/2 है तो 1/3 है तो क्या होगा, 1/4 है 25%, 1/5 है तो 20%। ऐसे कम से कम आपको ये कॉमनली याद होनी चाहिए 20 तक। उसके बाद कॉमन मैंने लिख रखी है, 2/5 आ जाएगा तो 40% हो गया। जैसे ही अगर आपके माइंड में अगर 4/5 आ रहा है तुरंत आपके माइंड में 80% आ जाना चाहिए। 7/20 है तो इक्वल्स टू 35% हो जाएगा, 7/10 है तो 70% हो जाएगा। और अगर 50% इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कितना होगा, 33.35%। तो ये मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिखे हुए हैं सारे, इनको मैं याद रखती थी। 1/15 आ गया तो 6.65 हो जाएगा, 1/16 है तो 6.25 डायरेक्टली। अगर हम ये याद रखते हैं तो टाइम कम लगता है कैलकुलेशन में। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये मैंने कुछ स्पेशल नंबर्स नोट कर रखे हैं, जैसे कि 1001 है तो ये किसके मल्टीपल में आता है, क्योंकि हमें डिवाइड करने में अगर हम डायरेक्टली सोचेंगे तो टाइम लग जाएगा। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। 111 है तो ये क्या होता है, 37 × 3 होता है। अगर 1003 है तो ये 17 का मल्टीपल है। हाँ, तो जैसे ये मेरे हैं एडजेक्टिव के नोट्स, मतलब ये इंग्लिश ग्रामर की मैंने पतली सी कॉपी बना रखी थी। उसमें ये सारे 1/1 टॉपिक जो होते हैं, नाउन प्रोनाउन, उसके नोट्स बना रखे थे। तो मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाती थी इंग्लिश ग्रामर के लिए।
जैसे एडजेक्टिव है तो मैं उसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह ये सब नोट नहीं करती थी, डायरेक्टली जो जो मुझे चीजें मैं भूल जाती हूँ या कॉमन इश्यूज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही नोट करती थी। ठीक है। और इसके अलावा ये सारे नोट्स मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह मैम की जो बुक है ग्रामर की, उसी से बना रखे हैं। तो मेरे हर टॉपिक पे जैसे एडजेक्टिव है उस पे 2 या 3 पेज के नोट्स होते थे। जैसे अगर मैंने एक बार नोट्स बना लिए तो फिर मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक को कंसिडर नहीं करती थी, अपने नोट्स ही रिवाइज करती थी सब कुछ प्रिसाइज वे में। इसलिए मुझे बुक में से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। अगर मुझे एग्जेक्टिव रिवाइज करना है बस मैं ये 2-3 पेज रिवाइज कर लूंगी और मेरा सारा एग्जेक्टिव पूरा रिवाइज हो जाता था। ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक पे बना रखा है, जैसे एडवर्ब पे बना रखा है। शॉर्ट में आई हैव सम वाटर होता है, आई हैव सम प्रॉब्लम्स होता है, बट अगर नॉट आ गया तो उसमें एनी लगेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन है तो इसके साथ एनी लगेगा। डू यू हैव सम फूड, इसमें क्वेश्चन में भी हमने सम लगा रखा है, क्योंकि अगर तुम्हें आंसर में यस की उम्मीद है कि आपको यस मिल सकता है तो आप सम लगा सकते हो। अब ये बहुत ही कॉमन चीज है जो एग्जाम में भी आती है, फ्यू अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस, ये मैंने बीच में नोट कर रखा है। और सेम लिटिल में भी फॉलो होता है, तो ये यहाँ पे नोट हो रहा है। उसके बाद अगर लिखा है कि क्वांटिटी और नंबर है तो उसमें लिटिल और फ्यू यूज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं ना। अगर फूड है तो उसमें तुम लिटिल या फ्यू लगा सकते हो, बट क्वांटिटी अगर कुछ 5-6 नंबर है उसमें तुम फ्यू नहीं लगा सकते, उसमें स्मॉल लगाना पड़ेगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। इसमें ऐसे नहीं लिख सकते लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड, लिटिल नंबर ऑफ पीपल, ऐसे स्मॉल यूज होगा। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो रखा है। शी इज द बेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स, ये गलत है। इसकी जगह सही क्या होगा, शी इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स, क्योंकि 2 सिस्टर्स की बात करी है। ऐसे अगर सबकी बात करिए ऑल द प्लेयर्स तो बेस्ट हो जाएगा। ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ये अगर पॉइंट्स जब मैं रिवाइज कर लेती थी तो ये माइंड में मेरे बैठ जाते थे, क्योंकि एरर में भी ऐसे पूछे जाते हैं तो उससे रिवीजन हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैं सारे नोट कर लेती हूँ। इसके बाद ये मेरे नोट्स हैं वोकैबलरी के। वोकैबलरी तो नहीं, मतलब रूट वर्ड के मैंने वर्ड पावर इमेज मेड इजी से नोट्स बना रखे हैं। रूट वर्ड जैसे ईगो के ऊपर क्या क्या वर्ड होते हैं, ईगो सेंट्रिक हो गया, ईगोइस्टिक। अल्टर के ऊपर क्या क्या वर्ड होते हैं, अल्टर का मतलब क्या है और उसके वर्ड्स वो लिख रखे हैं मैंने। ऐसे ही बॉश मतलब लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर वर्ड्स लिख रखे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें सारे बहुत सारे रूट वर्ड लिखे हुए हैं और उनका मीनिंग लिखा है। तो कहीं पे भी अगर इंट्रो आता है तो उसका मतलब इनसाइड होगा, एक्सट्रो है तो आउटसाइड होगा, इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप सीख जाओगे अगर आपके रूट वर्ड क्लियर हैं तो। सेंट्रम, डेक्स्ट्रस, तो ये मैंने नोट कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स भी नोट कर रखे हैं। काइने मतलब वुमेन, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पॉलीगाइनी, मैनी वाइव्स। एंड्रो मतलब मेल, तो पॉली एंड्रो, एंड्री मतलब मैनी हस्बैंड्स हो गया। गैमी का मतलब मैरिज होता है, तो पॉलीगैमी, बायगैमी। ये सारे एग्जाम्पल्स इसमें लिखे हुए हैं। ग्रामर के अलावा जैसे अगर मैं कहीं एरर कर रही हूँ, एरर मैंने कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उसमें कुछ एरर्स हैं जो कॉमन एरर एग्जाम में आते रहते हैं, और अगर मैं उनको गलत कर रही हूँ तो मैं उनको नोट कर लेती थी। जैसे इसमें नोट हो रहा है कि अगर द बेस्ट केक है उसके संग विच नहीं आएगा, द आएगा। ऐसे सेकंड एरर्स में सम नहीं आएगा, एनी आएगा। तो ये कॉमन एरर है और इनको मैं हमेशा रिवाइज कर लेती थी जब भी, कि मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँ। अगर मैं वोकैबलरी की बात करूं तो वोकैबलरी में जैसे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ, तो मैं जिस भी बुक से पढ़ रही हूँ तो मैं उसके सारे वर्ड्स नोट नहीं करती थी कि मैंने अपने नोट्स में सारे ही वर्ड्स उतार दिए। सिर्फ जो वर्ड्स मुझे 3-4 बार रिवाइज करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहे हैं, मैं सिर्फ उनको नोट करती थी। जैसे ए से मुझे ये 2-3 वर्ड्स थे जो एमनेस्टी में हमेशा भूल जा रही हूँ, एपोस्टेट, एलिगेरी, तो उनको मैं नोट कर लिया, बाकी तो मुझे याद रहते थे। ऐसे ही फिर बी से कोई भी नहीं है, फिर सी से कुछ वर्ड्स जो मुझे याद नहीं हो रहे हैं ओडब्ल्यूएस में, वो मैंने नोट कर लिए हैं।
ऐसे फिर एफ से नोट कर लिए हैं, ई से नोट कर लिए हैं। तो सिर्फ जो वर्ड्स मैं अक्सर भूलती रहती थी, जो मेरे लिए टफ थे, मैं सिर्फ उनको नोट कर लेती थी। जब मैं टफ वर्ड्स रिवाइज कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इनको एक बार रिवाइज कर लेती थी, क्योंकि बाकी तो मुझे याद रहते थे। ऐसे आप पूरा मत कॉपी करो अपने नोट्स में, सिर्फ आपको जो आप अक्सर भूल जाते हो, जो आपको टफ लगते हैं, बस उनको लिखो, फिर उनको रिवाइज करते रहो। Maybe some of you will ask me to send these notes in the PDF format. मुझे पता है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। So for that it will be very hard to prepare the PDF for so many notes, क्योंकि बहुत सारी कॉपी हैं, बहुत सारे नोट्स हैं मेरे पास। तो अगर मेरे पास एक दो कमेंट आता है तो समझ लेना कि मैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा पूरा प्रोसेस, सबकी फ़ोटो लेना, फिर उनकी PDF फॉर्मेट में बना के आपको नोट्स प्रोवाइड करना। बट अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लाइक 50 और मोर देन दैट, देन मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं इन सब की PDF बनाऊं और फिर उनके लिए आपको मैं सेंड कर दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यही था कि अगर आपको कुछ सीखने को मिले मेरे नोट्स के थ्रू, वैसे ही आप नोट्स बना सको, क्योंकि जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे, जितनी अच्छी आपकी सेल्फ स्टडी होगी, जैसे आप अच्छे से खुद को प्रॉपरली तैयार करोगे, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आपके नोट्स ही हैं जो बताते हैं कि आप कितना सीरियस हो एग्जाम के लिए, आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो अपने नोट्स भी अच्छे से बना के रखो, उनको बहुत काम आते हैं वो नोट्स जब आपको रिवीजन करना होता है। तो इसलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.